बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल। मॉडल मींस एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट, एक ऐसा मॉडल जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स में कौन कौन सी चीज़ बतौर इनपुट इस्तेमाल होती है और कौन सी चीज़ें बतौर आउटपुट हासिल करते हैं। ये बहुत आसान एक मॉडल है जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत सारी थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स को बतौर इनपुट लिया जाता है। ये है हमारा बेसिक ओबी मॉडल, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को हमने आज डिस्कस करना और इसको थोड़ा समझना है। सबसे पहले इसकी कुछ ब्रीफली कुछ चीज़ें जो इसमें आइडेंटिफाई होने के लायक हैं, उन चीज़ों को पहले डिस्कस करते हैं। ओबी मॉडल में आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज लेफ्ट साइड पे इनपुट्स। इनपुट्स मींस कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की सारी स्टडी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहेवियर्स आउटकम्स हैं किस चीज का, इसमें कौन कौन सी चीजें बतौर इनपुट इस्तेमाल होती हैं। बिहेवियर्स जो कम आउट यानी कि सामने आते हैं, जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये किन चीजों की वजह से पैदा होते हैं। तो यहाँ ओबी मॉडल ये बता रहा है कि बिहेवियर इज एन आउटकम ऑफ प्रोसेसेस एंड इनपुट्स। इनपुट्स में क्या क्या शामिल है? बिहेवियर्स के मुख्तलिफ होने की वजह इंडिविजुअल लेवल पे डाइवर्सिटी। लास्ट लेक्चर में मैं डाइवर्सिटी पे बात की थी, अब इसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी क्या है? इंडिविजुअल लेवल पे जो मौजूद होती है डाइवर्सिटी मींस ये चीजें मौजूद हैं जो कोई भी इंडिविजुअल वर्कर, लेबर अपने साथ लेके आता है। उसके साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स अटैच होती हैं जो उसको डाइवर्स करती हैं, उसको मुख्तलिफ बनाती हैं दूसरे से। पर्सनालिटी, ये भी हर पर्सन, हर इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी उसके जात के साथ अटैच है, उसकी शख्सियत के साथ जो चीज़ें अटैच्ड हैं, उसकी पर्सनालिटी है, वो कैसे डेवलप हुई, कैसे डेवलप होती है, इस पे हम मजीद डिस्कशन भी करेंगे। एक पर्सन एक पर्सनालिटी रखता है और वो एक पर्सन एक खास वैल्यूज का सेट भी अपने दिमाग में रखता है। कुछ चीज़ों को वो वैल्यू देता है और कुछ चीज़ों को वो वैल्यू नहीं देता। और पॉसिबल है कि आपके पास ऐसे इंडिविजुअल्स हों जो कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज रखते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज से मुराद कि एक पर्सन एक खास चीज को एक खास अहमियत देता है और दूसरा पर्सन वो अहमियत नहीं देता। तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के अराइज होने का भी खदशा हो सकता है। बहरहाल इंडिविजुअल लेवल्स में डाइवर्सिटी, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज, ये तीन चीजें बतौर इनपुट इंडिविजुअल लेवल पे इस्तेमाल होती हैं और बिहेवियर्स की शेप में, मॉडिफिकेशन में और उसकी केम आउट सिचुएशन में जो चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं, बेसिक इनपुट्स ये तीन है: डाइवर्सिटी, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज। ग्रुप लेवल पे बिहेवियर्स में जो चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं वो ग्रुप का स्ट्रक्चर है। और इस ग्रुप, बहुत सारे एम्प्लॉयज इंडिविजुअली काम करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे काम करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं, टीम्स बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली ग्रुप्स और टीम्स में भी डिफरेंस है, वो आगे जाके हम मजीद लेक्चर्स में क्लैरिफाई करेंगे। अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रुप लेवल पे मींस के लोगों के एक जगह पे, एक ग्रुप में, एक बॉडी में, बॉडी का हिस्सा होते हुए कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बिहेवियर्स के लिए इनपुट का रोल प्ले करती हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुप में काम कैसे होता है? ग्रुप
में सीनियर कितने हैं, जूनियर कितने हैं, ये सब। ग्रुप रोल्स, आपके ग्रुप में जो आपके जिम्मे काम लगाए गए हैं वो क्या हैं। टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर टीम बनाई गई है तो हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं, किस नौयत की हैं। ये तमाम चीजें भी एक खास बिहेवियर के सामने आने का इनपुट है। और तीसरा लेवल हमारा था स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। हम कल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम जब भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ये चीज बार बार डिस्कस हो रही है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हम बिहेवियर्स को 3 लेवल पे देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड वन इज ग्रुप एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी बिहेवियर्स को चेक करना होता है। तो वहां पे हम बतौर इनपुट लेते हैं दो चीजों को, कि वहां स्ट्रक्चर इनपुट है और वहां कल्चर इनपुट है। बहुत सारे एम्प्लॉइज का बिहेवियर एक खास किस्म का होता है एक खास स्ट्रक्चर में, और खास किस्म का बिहेवियर होता है किसी दूसरे स्ट्रक्चर में। नहीं, स्ट्रक्चर बिहेवियर पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर को इनपुट के तौर पर ले रहे हैं। अब इन तमाम इनपुट्स को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम इनपुट्स का स्ट्रक्चर पे बहुत गहरा असर है, बिहेवियर्स पे बहुत ज्यादा गहरा असर है। डाइवर्सिटी बिहेवियर डिफरेंट होगा इसकी वजह से, पर्सनैलिटी की वजह से बिहेवियर मुख्तलिफ होगा, वैल्यूज की वजह से बिहेवियर मुख्तलिफ होगा, ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप रोल्स, टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपका बिहेवियर मुख्तलिफ होगा, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की वजह से आपका बिहेवियर मुख्तलिफ होगा, स्ट्रक्चर और कल्चर की वजह से आपका बिहेवियर मुख्तलिफ होगा। अब बिहेवियर है क्या कि somebody is acting in a certain way। एक आदमी, एक पर्सन, एक मेल फीमेल, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल लेवल में एक खास किस्म, एक खास वे में बिहेव कर रहा है। Then question arises, why is he is behaving like this? वो इस तरह से कर क्यों रहा है? तो इनपुट वो चीज है जो आपको बताती है कि ऐसा क्यों कर रहा है। इनपुट वो वजूहात है, वो बुनियादी वजूहात है जिसकी बुनियाद पे एक खास बिहेवियर हमारे सामने आ सकता है। इनपुट्स में डाइवर्सिटी है, पर्सनैलिटी है, वैल्यू है, ग्रुप स्ट्रक्चर है, ग्रुप रोल्स हैं, टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रक्चर और कल्चर के तमाम वो चीजें हैं जो एक खास पर्सन, एक खास एम्प्लॉय, एक खास मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर एक खास वे में चेंज कर सकते हैं, एक खास वे में बिहेवियर को सामने आने पे किरदार अदा कर सकते हैं। अब इन इनपुट्स से ही सिर्फ काम नहीं चलता। जब ये इनपुट्स हम हर एम्प्लॉय एक खास वे में, खास सिचुएशन में रखता है तो उन इनपुट्स को प्रोसेस किया जाता है और वो इनपुट्स प्रोसेस होते हैं। डाइवर्सिटी, पर्सनालिटी और वैल्यूज की वजह से हमारे अंदर इमोशंस और मूड्स डेवलप होते हैं। आप इंग्लिश में एक वर्ड माने, इट केम आउट टू बी इमोशंस एंड मूड्स। इमोशन और मूड्स डेवलप होते हैं। मोटिवेशन एक प्रोसेस का नाम। ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन के प्रोसेस से गुजारती है एम्प्लॉयज को ताकि उनके खास बिहेवियर जो उनसे एक्सपेक्टेड है वो हासिल हो सके। परसेप्शंस को डेवलप करना भी एक प्रोसेस है ताकि बिहेवियर को चेंज किया जा सके। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम एक खास किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। इनपुट्स को लेके हम इमोशंस, मूड्स, मोटिवेशन, परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग पे काम करेंगे। और प्रोसेसेस, ये सब प्रोसेसेस हैं और एक खास किस्म का आउटकम हासिल करेंगे, एक बिहेवियर हासिल करेंगे। वो बिहेवियर, आउटकम क्या है? अब इस बिहेवियर की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं कि एटीट्यूड्स सामने आ जाएंगे। इन आउटकम मॉडल आप इस साइड पे अगर देखें, आउटकम्स में, तो आउटकम मीन कि आपको मुख्तलिफ एटीट्यूड्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रेस देखने को मिलेगी, आपको टास्क परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी,
दे आर ऑल टाइप ऑफ बिहेवियर्स यू वुड एक्सपेक्ट और नॉट। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा होगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ये आउटकम्स हैं। इन इनपुट्स और इन प्रोसेसेस के बाद ये नजर आएगा। एटीट्यूड्स एंड स्ट्रेस बिहेवियर में नजर आएगी। टास्क परफॉर्मेंस इज अ बिहेवियर जो हम रिक्वायर्ड था, हम चाहते थे कि ऐसा हो जाए। सिटीजनशिप बिहेवियर, बिहेवियर जनरेट हो गया किस चीज का? ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप का। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप मीन ऑर्गेनाइजेशन को आसान अल्फाज में कहें अपना मानना, ओन करना। विड्रॉल बिहेवियर, ये बिहेवियर भी आ सकता है आउटकम के तौर पे। इस इनपुट और इस प्रोसेस के बाद ये आउटकम आ सकता है। विड्रॉल बिहेवियर मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं। तो ये बिहेवियर जो हम लोगों के एक्ट्स, लोगों की बातें, लोगों का एक खास वे में एक्ट करना, एक खास वे में बात करना, एक खास तरह की एक्टिंग करना, एक खास तरीके से लोगों खुद को पेश करना, इट इज एन आउटकम। ये आउटकम होता है और इसके बैक पे प्रोसेसेस होते हैं और प्रोसेसेस की बैक पे इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स में डाइवर्सिटी है, पर्सनालिटी और वैल्यूज है, दे आर अटैच्ड विद अ पर्सन। एक इंडिविजुअल के साथ ये चीजें अटैच्ड हैं, उनकी बुनियाद पर प्रोसेस होता है या उनके साथ ये प्रोसेस किया जाता है कि उनके इमोशंस एंड मूड्स सामने आते हैं, मोटिवेशन की जाती है, उनकी परसेप्शन सेट की जाती है या वो खुद परसेप्शन सेट करते हैं। लेकिन इन प्रोसेसेस के पीछे बात वही इनपुट्स की है। इनपुट हैं तो ये प्रोसेस हो रहा है। डिसीजन, हाँ ये अलग बात है कि इनपुट किस लेवल के हैं, किस सिचुएशन, किस शक्ल के हैं। डिसीजन मेकिंग की वजह से आपका डिसीजन बदलने की कोशिश की जा रही है। देन आउटकम आता है आपके सामने। वो क्या होता है? वो एक खास किस्म के बिहेवियर्स होते हैं। विड्रॉल बिहेवियर होता है, छोड़ जाते हैं, हम तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं चल सकते। सिटीजनशिप, ऑर्गेनाइजेशन को ओन करने का बिहेवियर शो करते हैं। टास्क परफॉर्म कर लेते हैं जैसा पर परफॉर्म करना चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर, हम चाहते हैं ऐसा हो। एटीट्यूड्स सामने आते हैं, स्ट्रेस सामने आती है। दीज आर द आउटकम्स ऑफ दीज प्रोसेसेस एंड इनपुट्स एट इंडिविजुअल लेवल। ग्रुप लेवल पे क्या होगा? इनपुट्स में ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतौर इनपुट एक ग्रुप के तमाम मेंबर्स जो जनरेट करते हैं, फेस करते हैं। ग्रुप लेवल पे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, ये प्रोसेसेस हैं। कम्युनिकेशन की जाती है तमाम ग्रुप के मेंबर्स के माबैन, उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है। लीडरशिप का रोल प्ले किया जाता है ताकि प्रोसेस हो सके और एक खास बिहेवियर सामने आ सके। लीडरशिप के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, सिस्टमैटिक वेज, कॉन्टेम्पररी वेज, न्यू वेज और ओल्ड ट्रेड वेज। कुछ भी आप लीडरशिप का तरीका इस्तेमाल करेंगे और ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या करेगा? जनरेट करेगा एक खास किस्म का बिहेवियर। पावर एंड पॉलिटिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स अप्लाई करना या उसको एनालाइज करना, ये भी प्रोसेस है। कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, चीजों के तनाज़े बनाना फिर उनको निगोशिएट करना, इट जनरेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स। तो ये इंडिविजुअल, ये ग्रुप लेवल के इनपुट्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये तमाम प्रोसेसेस करते हैं। कम्युनिकेशन का प्रोसेस, लीडरशिप का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, पावर एंड पॉलिटिक्स के स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन के एंगल्स और वेज को अप्लाई करते हैं। एंड देन कम्स आउट ग्रुप कोहेशन, ग्रुप फंक्शनिंग, जो बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन फिर ग्रुप कोहेशन हासिल कर लेती है, ग्रुप जुड़ जाता है, ग्रुप मिलकर काम करता है, ग्रुप की परफॉर्मेंस आती है, ग्रुप फंक्शनिंग करता हुआ नजर आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम इन बिहेवियर्स को जब हासिल करते हैं तो उनका इनपुट लेवल, उनका प्रोसेस लेवल और बाद में आउटकम लेवल ये होगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी कुछ बिहेवियर्स दरकार है। उसके लिए जो चीजें इनपुट का रोल प्ले कर रही हैं वो हैं स्ट्रक्चर एंड कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, कल्चर होता है।
यू ऑल शुड आर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, आप मैनेजमेंट को पढ़ चुके हैं। हमने वहां पे स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे। मेनली बुनियादी तौर पे दो किस्म के स्ट्रक्चर डिस्कस किए जाते हैं। वन इज मैकेनिस्टिक एंड द अदर वन इज फ्लेक्सिबल। और भी जदीद बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर भी हम मैनेजमेंट के कोर्सेज में डिस्कस करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है, काम करने का एक खास सेटअप होता है, फॉर्मेलिटीज का एक लेवल होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन का, सेंट्रलाइजेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन का, कंट्रोल करने के तरीकों का, स्टैंडर्डाइजेशन का, स्पेशलाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर वो स्ट्रिक्ट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिस्टिक बन जाएगी, अगर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक बन जाएगी। अब एम्प्लॉइज इन स्ट्रक्चर्स में काम कर रहे होते हैं। कहीं पे एम्प्लॉइज स्ट्रक्चर की वजह से प्रेशर फील करते हैं, कहीं कहीं एम्प्लॉइज स्ट्रक्चर की वजह से बहुत खुद को फ्री फील करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वी फील फ्री टू वर्क देयर। हम बिल्कुल आसान समझते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे काम करना, क्योंकि वहां काम करने का जो स्ट्रक्चर है इट्स इजी टू गेट एंड ऑपरेट। उसको सीखना और चलाना बहुत आसान। इट इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एक इनपुट है। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है कि वहां पे बातों को कितना सीरियसली लिया जाता है, वहां डिसीजंस को कितना रिटेन किया जाता है, वहां पे लोगों को, एम्प्लॉयज को कितनी आज़ादी दी जाती है, कितना ज्यादा उनको इनोवेशन लाने और रिस्क टेकिंग की इजाजत दी जाती है, कितना ज्यादा उनको फैसले करने में आज़ादी दी जाती है, वैल्यूज क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को कितना फॉलो किया जाता है। दिस इज कल्चर एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट कल्चर फ्रॉम अनदर वन। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और होता है, दूसरी का और होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर्स होते हैं, कल्चर होते हैं, दीज आर इनपुट्स। इनकी बुनियाद पे कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स और कल्चर्स की बुनियाद पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, काम करने का तरीका का तय होता है, इन्वायरमेंट, माहौल बनता है ऑर्गेनाइजेशन। आम चीजों का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक खास किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट करना। वो बिहेवियर क्या है? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि इस किस्म के आउटकम्स को हासिल किया जाए। और कौन से प्रोसेस अप्लाई किया जाए? चेंज प्रैक्टिसेस। चेंज प्रैक्टिसेस मींस इन्वायरमेंट हर वक्त बदलती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट्स का बहुत ज्यादा असर होता है। हर इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज लेके आता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, कस्टमर के माइंडसेट में चेंज आता है, स्पेसिफिक और जनरल इन्वायरमेंट दोनों में चेंज आता है। इन चेंज की प्रैक्टिसेस करवाई जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में ये तब्दीलियां आ सकती हैं, इनको कैसे टैकल किया जाता है, इनके लिए कौन कौन से प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते हैं। दीज ऑल आर चेंज प्रैक्टिसेस। तो इन चेंज प्रैक्टिसेस से भी हम एक आउटपुट हासिल करना चाहते हैं, एक आउटकम हासिल करना चाहते हैं, दैट इज सर्वाइवल। अब आप आउटकम की लाइन में देखें कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम इन प्रोसेसेस के बाद जो बिहेवियर्स बतौर आउटकम हासिल करेंगे, दीज आर प्रोडक्टिविटी एंड सर्वाइवल। प्रोडक्टिविटी क्या है? मुलाजिमीन का, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज का, मेंबर्स का काम करना, ऑर्गेनाइजेशन को उसके पर्पस के अकॉर्डिंगली चलाना, जो टारगेट है उसे अचीव करना, दिस इज प्रोडक्टिविटी। सर्वाइवल है ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए काम करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती रहे, बाकी रहे, चलती रहे। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस बेसिक ओबी मॉडल का, जिसमें हम इनपुट देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। और इन तमाम इनपुट्स की मौजूदगी में, इन तमाम इनपुट्स को सामने रखते हुए हम प्रोसेसेस करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी, ग्रुप लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी बहुत सारे प्रोसेसेस अप्लाई किए जाते हैं। इन प्रोसेसेस का रिजल्ट हम हासिल करते हैं आउटकम्स में, जहां पे हम इंडिविजुअल लेवल पे कुछ खास बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं और हासिल करते हैं, ग्रुप लेवल पे कुछ खास बिहेवियर्स एक्सपेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी एक खास किस्म के बिहेवियर और आउटकम्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं।
हम अपनी पूरी ओबी स्टडी में इन तमाम इनपुट्स, इनकी डेवलपमेंट, इनकी मुख्तलिफ फैक्टर्स, इनके खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फिर प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे, ग्रुप लेवल को डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल को डिस्कस करेंगे। इन तमाम प्रोसेसेस में, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तमाम प्रोसेसेस को डिस्कस करने के बाद हम उन आउटकम्स की जो शेप है उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे कि किस किस्म का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन को हासिल हो सकता है। वी विल एनालाइज ऑल ऑफ दीज आइटम्स ब्रीफली एंड इन डिटेल in different topics and lectures. ओबी मॉडल के बाद हम नेक्स्ट कुछ इम्प्लीकेशंस की डिस्कशन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसकी स्टडी के बाद कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो मैनेजर्स को फेस करनी पड़ती हैं, और मैनेजर्स इन इम्प्लीकेशंस के स्पेसिफिक इफेक्ट्स और स्पेसिफिक रिजल्ट्स को हासिल करना चाहते हैं। कुछ इम्प्लीकेशन जो स्पेसिफिक हो सकती हैं वो क्या है? सम जनरलाइजेशन प्रोवाइड वैलिड इंसाइट्स इनटू ह्यूमन बिहेवियर बट मेनी आर एरोनियस। हमने अभी जो ओबी मॉडल पढ़ा, ये सब कुछ करने के बाद कोई एब्सोल्यूट सिचुएशन क्रिएट नहीं होती कि हम एक खास प्रोसेस करेंगे तो उसका एक खास बिहेवियर आ सकता है। तो हमें कुछ जनरलाइजेशंस तो मिल सकती हैं ह्यूमन बिहेवियर में, लेकिन ये एरोनियस यानी कि गलत भी हो सकती है। मीन्स के 100% वो रिजल्ट हासिल करना जो एक्सपेक्टेड है वो तो हासिल करना 100% नहीं हो सकेगा, लेकिन जनरलाइजेशन से मुराद है कि जनरली वही रूल अप्लाई होता है और इसी इनपुट प्रोसेस के मॉडल से गुजरते हुए हम आउटपुट हासिल करते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी को यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, जैसे हमने अभी ओबी मॉडल को देखा था, और फिर प्रिडिक्ट किया जाता है कि खास बिहेवियर आएगा। ओवर इंट्यूशन अलोन, सिर्फ इंट्यूशन नहीं, हम सिस्टमैटिक स्टडी के मुताबिक देखते हैं कि अगर हम ये प्रोसेस करेंगे तो इसका ये रिजल्ट मिलेगा। एक और इम्प्लीकेशन क्या है कि पीपल आर डिफरेंट, लोग मुख्तलिफ होते हैं। हमें इस तमाम फ्रेमवर्क में कॉन्टीजेंसी फ्रेमवर्क को भी सामने रखना पड़ता है। सिचुएशनल वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को भी सामने रखना पड़ता है। कई बार ओबी मॉडल आप अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के इस सिस्टम से, आउटकम के सिस्टम से आप गुजर रहे हैं, बट यू शुड कंसीडर द वेरिएशंस, द कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज वो इवेंट्स हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुछ सिचुएशनल वेरिएबल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बिहेवियर एज एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो ये भी कस्टमर्स और मैनेजर्स के समझने और याद रखने की चीज है, कंसिडर करने की चीज है कि जब वो इस ओबी मॉडल से रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो ये याद रखें कि हर वक्त प्रोसेसेस और इनपुट्स के ऊपर सिस्टमैटिक स्टडी और इसके प्रोसेसेस को अप्लाई करने के बाद जो 100% एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेड बिहेवियर है उसमें चेंज भी पॉसिबल है। Organization behavior offers specific insights to improve managers' people skill. लोगों की स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्टडीज में जो चीजें हमारे पास शामिल है, जैसे लीडरशिप थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी और मुख्तलिफ एनालिसिस जो HRM में हम देखेंगे, वो तमाम चीजें फायदा करती हैं कि हमारे जो मैनेजर्स के लोग हैं उनकी स्किल्स में इजाफा हो जाता है। बिहेवियर्स तो आएंगे ही, लेकिन प्रोसेसेस का एक और रिजल्ट क्या है कि स्किल्स बढ़ जाएंगे। इट हेल्प्स मैनेजर टू सी द वैल्यू ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड प्रैक्टिस दैट मे नीड टू बी चेंज इन डिफरेंट कंट्रीज। इस ओबी के मॉडल की स्टडी से, इसको अप्लाई करने से मैनेजर्स को एक और फायदा होगा। वो फायदा ये होगा कि उसे ये पता चल जाएगा कि डाइवर्सिटी और इससे मुतालिक जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हो सकती हैं। हर मुल्क में डाइवर्सिटी की मुख्तलिफ शेप्स होंगी दूसरे मुल्क के मुकाबले में। इसी ओबी मॉडल को अगर आप अप्लाई करते रहेंगे, इट कैन इंप्रूव क्वालिटी एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बाय शोइंग मैनेजर्स हाउ टू एम्पावर देयर पीपल, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट चेंज and improve customer services and help employee balance work-life conflicts.
इस ओबी मॉडल से जस्ट बिहेवियर सामने आते हैं, बल्कि कुछ और इम्प्लीकेशन, कुछ और रिजल्ट भी इसके आते हैं। वो क्या कि मैनेजर्स क्वालिटी को बेहतर बना पाते हैं, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बना पाते हैं। वो सीख जाते हैं कि लोगों को एम्पावर किस हद तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो डिजाइन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी चेंज प्रोग्राम को, कि हम ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज लाना चाह रहे हैं और उस चेंज का ऑर्गेनाइजेशन को कितना फायदा है, उस चेंज को डिजाइन करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। ये सब चीजें जब एक सिस्टमैटिक स्टडी से गुजरती हैं तो मैनेजर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक रिवॉर्ड मिलता है उनको, कि वो बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारे सेटअप्स को चलाने के काबिल हो जाते हैं। It can help managers cope in a world of temporariness and learn how to stimulate innovation. एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि मैनेजर्स इन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद टेम्पररीनेस से निमटने में कामयाब हो जाते हैं और इनोवेशंस को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरी अगर समरिकल वर्ड आप कहें तो वो क्या है कि ओबी कैन गाइड मैनेजर्स। ओबी मैनेजर्स को गाइड कर सकती है। किस किस वे में कर सकती है ये भी हमने देखा। भी एक और वे यहाँ पर डिस्कस किया, वो क्या है, इन क्रिएटिंग एथिकली हेल्दी वर्क क्लाइमेट। आप एक अच्छा वर्क क्लाइमेट पैदा कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक समरी है कि इस ओबी मॉडल से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, सिर्फ लोगों को नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को, पीपल को, स्ट्रक्चर को, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को फायदा पहुंचेगा जब इस ओबी मॉडल को अप्लाई